कैसे हो आप लोग? हम ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो अभी तक जो भी हमारे चैप्टर थे जीएसटी के अंदर वो सारे मेजर चैप्टर थे और उसकी वेटेज भी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा थी। अब जो हमारे चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, उसकी वेटेज एग्ज़ाम के लिए उतनी नहीं है, बट फिर भी हमें करके तो जाना ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो कि है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। रजिस्ट्रेशन अंदर जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कब लेना है, क्या प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का क्या प्रोसीजर है, तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पर्सन लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। कौन कौन पर्सन है जो कि जीएसटी के अंदर लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके अंदर टर्नओवर देखते हैं कि अगर टर्नओवर हमारी इतनी से एक्सीड हो गई, एग्रीगेट जो टर्नओवर है हमारी वो इस लिमिट से एक्सीड कर गई, तो हमें रजिस्ट्रेशन लेना है। उसके बाद आता है सेक्शन 23। इसमें बताता है कि कौन कौन से पर्सन हैं जो कि जिनको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आता है सेक्शन 24, जिसमें बोला गया है कि हर केस में, चाहे टर्नओवर एक्सीड करे ना करे, हर केस में मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन लेना। फिर सेक्शन 25 में प्रोसीजर बता रखे कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन लेना है। सेक्शन 26 में डीम्ड रजिस्ट्रेशन बता रखा है कि हम इन केसेस में हम मान के चलेंगे कि इनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है जीएसटी के अंदर। फिर सेक्शन 27 है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो जब ये सेक्शन आएगा तब इसके प्रोविजन डिस्कस करेंगे। सेक्शन 28 अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन हो गया, मान लीजिए कुछ चेंज करना हो हमें रजिस्ट्रेशन में, जो हमारा जीएसटी नंबर है उसमें कुछ चेंज करना है, तो वो कैसे होगा, क्या प्रोसीजर है, क्या टाइम लिमिट है, वो सब देखेंगे। फिर सेक्शन 29 है कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ जीएसटी नंबर, जहाँ पे जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया या फिर सस्पेंड कर दिया उसको। फिर सेक्शन 30 में रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिवोक कर दिया कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को, तो वो सारे हम प्रोविजन डिस्कस करके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। सेक्शन 22 पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। Every supplier shall be liable to registered under this act in a state or union territory other than special category state from where he makes taxable supply। तो कहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है? जहाँ से उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने की जगह ज़रूरत है, उस यूटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है जहाँ से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 20 लाख रुपीस। अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड कर जाता है, एक्सक्लूडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट को छोड़ के। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पर्सन मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फ्रॉम एनी ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in a financial year exceed 10 lakh। और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, ठीक है, उसमें से भी अब अलग कर दिया है। कुछ ही 3-4 स्टेट बच्चे हैं जिनके केस में 10 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो 20 लाख अगर एक्सीड कर गया एग्रीगेट टर्नओवर, 20 लाख एक्सीड कर गया तो हमें जीएसटी नंबर लेना है। और इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट हमें 10 लाख पे लेना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेट्स हैं। उससे पहले एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है? कि बोल तो रहे कि सर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर है क्या? तो एग्रीगेट टर्नओवर में हमें अपना आउटवर्ड सप्लाई देखना है कि हम जो सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जाम सप्लाई हो,
इंटर स्टेट सप्लाई हो या फिर एक्सपोर्ट हो, सारे की सारी जो भी हम आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं सबको इकट्ठा कर लेंगे, सबको इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, उस उसको देखेंगे कि क्या वो हमारा एक्सीड कर रहा है। अब एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड नहीं होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा, जो हमारा टैक्स है अंडर जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी और सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस, वो इंक्लूड नहीं होगा। और अगर हमने कोई इनवर्ट सप्लाई ली है जिसके ऊपर हम आरसीएम में टैक्स पेमेंट कर रहे हैं तो उस इनवर्ट सप्लाई को कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ हमें आउटवर्ड पोर्शन ही देख के चलना है कि हमने आउटवर्ड सप्लाई कितनी करी, चाहे वो टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, एक्सपोर्ट हो, इंटर स्टेट हो, कुछ भी हो, सबका टोटल करेंगे ऑन अ सिंगल पेन बेस्ड, सिंगल पेन पे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया उस पर्सन का कितना सप्लाई है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पेन तो कोई भी एंटाइटी एक ही होगा, जीएसटी नंबर आपके ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो पेन नंबर एक है और दिल्ली में है वो, यूपी में है, मुंबई में है और तमिलनाडु में है, इन स्टेट में बिजनेस करता है। तो हर स्टेट का हम टर्नओवर देखेंगे। इन जितने भी ऑल ओवर इंडिया इस पेन के ऊपर जितना भी टर्नओवर है, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर ऑन अ सिंगल पेन, जो पेन है, जो पर्सन का पेन है उसके ऊपर कितना टर्नओवर है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, अगर वो टर्नओवर हमारा एक्सीड कर जाता है जो लिमिट दे रखी है तो उस केस में हमें जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत है। क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट सप्लाई। क्या एक्सक्लूड हो जाएगा, अगर कोई टैक्स लग रहा है आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर वो कंसिडर नहीं करेंगे। और वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम, और कोई इनवर्ट सप्लाई ले रहा हूँ जिसके ऊपर मैं आरसीएम के अंदर टैक्स पे कर रहा हूँ तो वो उसको हम एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं मानेंगे। ओके जी सर। एप्लीकेबल थ्रेश होल्ड लिमिट, अब लिमिट क्या है, तो बोला गया है, लिमिट के केस में बोला गया है, इसको तीन पार्ट में बांट लेते हैं। पहली कैटेगरी है, अगर जो पर्सन है सप्लाई कर रहा है सर्विसेज, सॉरी ओनली सर्विसेज का सप्लाई कर रहा है और सर्विस और गुड्स का सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में हम टर्नओवर देखेंगे 20 लाख एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, ठीक है सर। ओनली गुड्स का सप्लाई कर रहा है तो उस केस में हम टर्नओवर देखेंगे 40 लैक्स, 40 लैक्स। हाउएवर इसके भी एक्सेप्शन है, क्या सर, और इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ये लिमिट हमारी 10 लाख है। मतलब सर द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 22(1) is 20 lakh in the financial year. Every supplier whose aggregate turnover in a financial year exceed 20 lakh, तो हमें उस केस में रजिस्ट्रेशन लेना है। However, the limit of 20 lakh will be reduced to 10 lakh। अब किन किन के लिए एप्लीकेबल है ये, तीन स्टेट के लिए, मिजोरम, त्रिपुरा, सॉरी चार के लिए, मणिपुर एंड नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड। इन केसेस में 10 लाख की लिमिट हमारी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, ठीक है सर। और 40 लाख की जो लिमिट है, अगर जो पर्सन है सिर्फ एक्सक्लूसिवली गुड्स के केस में डील करता है, फर्दर नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 dated 7 March
19 exempt any person who is engaged in a exclusive supply of goods and whose aggregate turnover in a financial year does not exceed 40 lakh। एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स है और उस केस में अगर 40 लाख से एक्सीड करेगा तब उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है। मतलब इन पर्सन, अगर ये पर्सन है तो उस केस में 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, 20 लाख वाली ही चलेगी। क्या? पर्सन रिक्वायर्ड टू टेक कंपलसरी एक्वाजिशन अंडर सेक्शन 24, वो पर्सन जिनको कंपल्सरीली मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है, उन केसेस में टर्नओवर की कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, तो उन केसेस में 40 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। पर्सन इंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ आइसक्रीम और अदर एडिबल आइस, पान मसाला और गुड्स, तंबाकू मैन्युफैक्चर्ड, तंबाकू सब्सटीट्यूट, फ्लाई एंड ब्रिक्स, फ्लाई एंड एग्रीगेट, फ्लाई एंड एस ब्लॉक, brick or fossil meal and similar siliceous earth, building brick, earthen and roofing tiles। तो इन केसेस में 20 लाख की हमारी लिमिट चलेगी, इन केसेस में 40 लाख की हमारी लिमिट नहीं चलेगी। पर्सन engaged in making intra-state supply in the state of अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पोंडुचेरी एंड स्पेशल कैटेगरी एज पर सेक्शन 22, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, अगर कोई इन स्टेट में वो कर रहा है तो इस केस में 20 लाख है, और नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा के केस में हमारा 10 लाख वाला ही चलेगा। पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ठीक है, उस केस में 40 लाख वाली लिमिट वैसे भी आपकी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो समरी इनका यहाँ पे है स्टेट विथ अ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख फॉर अ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। इन केसेस में आपका 10 लाख वाली ही लिमिट चलेगी। अगर 10 लाख से ज़्यादा एक्सीड हो गया एग्रीगेट टर्नओवर तो इन 4 स्टेट्स में हमें रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। 20 लाख और 40 लाख वाली लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इन 4 स्टेट्स में। ओके ओके सर। फिर आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडुचेरी एंड तेलंगाना। इन स्टेट्स में हमें 20 लाख की ही लिमिट देखनी है, 20 लाख की ही लिमिट देखनी है, चाहे वो एक्सक्लूसिवली हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स में ही क्यों ना डील कर रहा हो। 40 लाख वाली लिमिट यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होगी। देन उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश और एंड ऑल अदर स्टेट के केस में अगर अगर पर्सन सर्विस सप्लाई कर रहा है या फिर सर्विस और गुड्स सप्लाई कर रहा है तो 20 लाख की लिमिट देखेंगे, और एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो 40 लाख की लिमिट देख के चलेंगे इंट्रा स्टेट। ओके ओके सर, चलिए। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर अ प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर टैक्सेबल सप्लाई टेकन प्लेस। हमें हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है जहां से हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा एग्रीगेट जो टर्नओवर है वो 20 लाख से एक्सीड कर गया, अब हमें रजिस्ट्रेशन लेना है। तो 3 स्टेट है हमारे, मान लीजिए दिल्ली, यूपी और बिहार। ठीक है, यहाँ से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं हम, यहाँ पे टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाई दोनों कर रहे हैं, और यहाँ से एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं। तो हमें रजिस्ट्रेशन लेने की कहाँ ज़रूरत है? इस केस में और इस केस में, जहाँ से हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। जहाँ से हम एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं वहाँ हमें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके सर, चलिए। पर्सन लाइबल टू रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए जो बिजनेस है वो ट्रांसफर कर दिया हमने, या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया बिजनेस का, या कंपनीज का अमलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, तो उस केस में सामने वाली पार्टी को
ठीक है, जिसके पास बिजनेस जा रहा है उसको भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, जिस दिन ट्रांसफर या सक्सेशन हुआ उस दिन से। ठीक है, उस दिन से। और इन केस ऑफ अमलगमेशन डीमर्जर, जब कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। ठीक है, and the transferee is required registered to be effect from the date on which registrar of company issue certificate on incorporation giving effect of such order। मतलब कोर्ट ऑर्डर पास करेगा और उसके बाद जो नई कंपनी है, ठीक है, जो बनी है अमलगमेशन और डीमर्जर के केस में, वो क्या करेगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाएगी, वो सर्टिफिकेट इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो उस दिन से हमें रजिस्ट्रेशन ले लेना है। उसके बाद आता है हमारा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि हमें हर केस में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। चाहे आपका टर्नओवर जो दे रखा है उससे कम हो या ज़्यादा हो, एग्रीगेट टर्नओवर से ज़्यादा है या कम है मतलब नहीं है, इसका टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस टाइप की सप्लाई कर रहे हो तो आपको आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ओके, ओके सर। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई, लेकिन इसमें बाद में बहुत सारे नोटिफिकेशन आए, चेंज कर दिया, तो इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल सर्विसेज एंड टैक्सेबल नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। हैंडीक्राफ्ट गुड्स कौन से होते हैं? जो हाथ से बनाए हुए होते हैं। तो अगर टैक्सेबल गुड्स का इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो हमें हमें हर केस में, एवरी केस में हमें रजिस्ट्रेशन लेना है, चाहे इसका जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर हो, वो एक्सीड किया है या नहीं किया है। टर्नओवर से इसका कोई लेना देना नहीं है। टैक्सेबल सर्विसेज और सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में अगर 20 लाख से और 10 लाख से एक्सीड करता है एग्रीगेट टर्नओवर, जो एग्रीगेट टर्नओवर है अगर 20 लाख और 10 लाख से एक्सीड करेगा तो उसी केस में हमें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए एक पर्सन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है दूसरे स्टेट में, तो अप टू 20 लाख वो कर सकता है और उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, ओके सर। और 10 लाख है इन केस ऑफ 4 स्टेट। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आपका टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन इस केस में भी 20 लाख और 10 लाख की लिमिट आ जाएगी इन केस अगर वो सप्लाई कर रहा है नोटिफाइड गुड्स की। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? मान लीजिए किसी स्टेट में कोई पर्सन रजिस्टर्ड है और उसको दूसरे स्टेट में जाके टेम्परली कुछ सप्लाई करना है। मान लीजिए बिजनेस फेयर लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, एग्जीबिशन लगा हुआ है, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट दिखाना है, टेम्पररी पर्पज़ के लिए आना है, तो उस केस में उसको एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर होना पड़ेगा। तो बोला है कि अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो और आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। लेकिन इन केस ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर सप्लाई कर रहा है तो 20 लाख और 10 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। मतलब नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में 20 लाख तक वो सप्लाई कर सकता है और 10 लाख तक इन केस ऑफ 4 स्टेट। ओके, ओके सर। पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज ऑन अ इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड। अगर अगर किसी पर्सन को जो वो सप्लाई ले रहा है, इनवर्ट सप्लाई ले रहा है, उसके ऊपर आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मान लीजिए ए है, बी है, ठीक है, ठीक है सर। ये मान लीजिए एडवोकेट है, ये अपनी सर्विसेज दे रहा है,
ठीक है, मान लीजिए इसको आरसीए में पे करना है, आरसीए में पे करना है तो इसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, इसको रजिस्ट्रेशन में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा रिसिपेंट को। तो जहाँ पे इनवर्ट सप्लाई कोई रिसिपेंट ले रहा है और उसको आरसीए में टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का क्या होता है सर? ये भी एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के जैसा ही होता है, बट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक स्टेट से रिलेटेड होता है, और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इंडिया से बाहर का होता है, फॉरेनर है, फॉरेनर होता है जो कि इंडिया में कभी कभी टेम्पररी बेसिस पे आके कुछ ना कुछ सप्लाई करके जाता है। तो उस केस में अगर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ई कॉमर्स, जो हमारा अमेजोन है, आपका अर्बन क्लैप है, ओला उबेर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, तो इनको मैंडेटरी हर केस में रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। एवरी ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, ECO means any person who own, operate or manage digital or electronic facility or platform electronic commerce. Okay, okay sir. Person who supply goods or services other than supply mentioned in 9(5), मतलब इसमें सर्विसेज दे रखी हैं जो कि हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा अगर कोई सर्विसेज करते हैं तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, अगर किसी पर्सन को टीडीएस डिडक्ट करना है, जीएसटी टीडीएस अंडर जीएसटी एक्ट, तो उस केस में उसको भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, टीडीएस का होता है जब हम मान लीजिए किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका पेमेंट करते टाइम एक थोड़ा जो परसेंटेज मेंशन है वो टैक्स काट के बाकी का पेमेंट कर देते हैं, और वो जो बचा वो हम गवर्नमेंट को पे कर दें, उसको बोलते हैं हम टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो कोई किसी पर्सन को जीएसटी के अंदर टीडीएस काटना है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पर्सन हु इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एजेंट और अदरवाइज, अगर कोई एजेंट है जो दूसरे के बिहाफ पे टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है अपने नाम पे, मतलब उसके पास पावर है कि वो अपने नाम पे इनवॉइस ले सके और दे सके, ठीक है, और किसी और के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो उस केस में उसको 100% केसेस में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ओके, ओके सर। Person who is required to pay tax under section 95, e-commerce operator who is required to pay for a tax on a specified services, e-commerce operator है जैसा ओला उबेर है, इन सबको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? जैसे मैं ऑलरेडी आपको इसका बता चुका हूँ कि मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है, ठीक है, और उसकी फैक्ट्रीज दिल्ली में है और यूपी में है, ठीक है, ठीक है सर। अब किसी सप्लायर से इसने सर्विसेज ली, तो सप्लायर तो इसके नाम पे बिल देगा, एचओ के नाम पे, इसने इसके नाम पे बिल दे दिया, बट एचओ तो कोई आउटवर्ड सप्लाई करता नहीं है, आउटवर्ड सप्लाई तो कुछ करता नहीं है, कौन करता है आउटवर्ड सप्लाई? ये दोनों। तो ये क्या करेगा, इनवॉइस के अगेंस्ट जो बिल आया है जितना आईटीसी है, वो इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इनके प्रपोर्शन में जितना जहाँ सर्विसेज दिया है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा किसके अंदर? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी के अंदर। तो रजिस्ट्रेशन लेगा तभी वो आगे आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। Every person supplying online information and data base access or retrieval ODR services from a place outside India to a person in India other than registered person, जो भी पर्सन जो ODR की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, इंडिया में अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। एंड
सच कैटेगरी जो कि मेंशन है। तो ये हमारी कैटेगरी है जिनको हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। उसके बाद आता है हमारा पर्सन नॉट लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23। कौन कौन है? पर्सन engaged exclusively in a business of supply of goods or services not liable to tax और wholly exempt from tax। अगर कोई exempt सप्लाई कर रहा है, पूरा wholly exempt सप्लाई करता है या नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है, पूरा का पूरा एग्जाम सप्लाई कर रहा है या नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, उस केस में उसको जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके सर। अन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। जो हमारा किसान है, एग्रीकल्चरिस्ट है, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे उसका जो टर्नओवर है, चाहे उसका टर्नओवर है 20 लाख 40 लाख कितना भी एक्सीड हो जाए, फॉर फॉर जो वो कल्टीवेशन ऑफ लैंड करके, कल्टीवेशन ऑफ लैंड कर से उससे जो प्रोड्यूस उगा रहा है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उससे अगर उसकी टर्नओवर है तो। ओके ओके सर। लेकिन ये बेनिफिट किसको अवेलेबल है? एग्रीकल्चरिस्ट कौन होता है? इंडिविजुअल और एचओएफ, जो कि कल्टीवेट करता है लैंड को, बाई खुद करता है या अपने फैमिली की मदद से करता है या सर्वेंट को हायर करके करता है। इसके अलावा कोई और हो गया जैसे कंपनी हो गई, तो उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, कंपनी को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर उस कंपनी के केस में अगर उसका जो टर्नओवर है वो एक्सीड कर जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके ओके सर। चलिए, उसके बाद नोटिफिकेशन आई। नोटिफिकेशन में बताया गया कि पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई, जो सिर्फ रिवर्स चार्जिंग की सप्लाई पे एप्लीकेबल है। जैसे कि मान लीजिए एडवोकेट है, वो सिर्फ अपनी एडवोकेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उन केस में उनको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे पर्सन ओनली रिवर्स चार्ज के अंदर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर आरसीएम आ रहा है, जिसके ऊपर आरसीएम आ रहा है, तो उसको उस केस में उसको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। Person who are only engaged in a making supply of taxable goods or services or both, the total tax on which is liable to pay on RCM basis by the recipient of such goods or services or both under 9(3) has been exempted from obtaining registration। तो उस केस में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए सर्विसेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुड्स का उतना वो नहीं है, बट फिर भी अगर रिसिपिएंट जहाँ पे लाइबल है आरसीएम के अंदर टैक्स पे करने में, सप्लायर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अप टू 20 लाख। अगर कोई पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है अप टू 20 लाख ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज की बात कर रहे हैं, टैक्सेबल सर्विसेज की, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, जो चार बताए थे, उस केस में 10 लाख की लिमिट है। पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 लाख। हैंडीक्राफ्ट गुड्स का अगर टैक्सेबल सप्लाई करता है, इंटर स्टेट सप्लाई करता है, तो 20 लाख तक कर सकता है और 10 लाख तक इन केस ऑफ जो नोटिफाइड 4 स्टेट थे। हाउएवर इसमें क्या कंडीशन दे रखी है कि 20 लाख 10 लाख वाली लिमिट है, प्लस सच पर्सन हैव ऑब्टेन्ड अ पेन, पेन हो, पेन के बेसिस पे आपको जीएसटी नंबर ही नहीं मिलेगा। जो हमारा जीएसटी नंबर हो पेन बेस्ड होता है। एंड हैव जनरेटेड ई वे बिल, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे ई वे बिल उसने जनरेट कर रखा है। अब ये ई वे बिल क्या होता है? जब प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम ई वे बिल बोलते हैं। ये प्रूव होता है कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट जो प्रोडक्ट जा रहा है वो लीगल है। ठीक है, एक तरह से एक एविडेंस है कि हाँ, ये प्रोडक्ट यहाँ से जा रहा है, यहाँ जाएगा। तो जब ई वे बिल का चैप्टर आएगा तो डिस्कस करेंगे इसको। फिर
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 लाख। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में भी वही है कि अगर 20 लाख तक सप्लाई कर रहा है और 10 लाख इन केस ऑफ नोटिफाइड स्टेट, तो किसका, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 20 लाख 10 लाख तक, उसके बाद उसने पेन ले लिया हो और जनरेटेड ई वे बिल, और ई वे बिल उसने जनरेट कर दिया हो। Illustration 1. Examine with reason whether registration is required under CGST Act in the following independent cases. हमें बताना है कि इसमें जीएसटी नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए। Adhav Computer of Gujarat is providing computer maintenance services. Aggregate turnover of Adhav Computer is 15 lakh, which comprises both interstate and इंट्रा-स्टेट सप्लाई। तो बताइए लेने की जरूरत है, आंसर है नहीं। 20 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्ट विंग और वेस्ट बंगाल एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग इन गारमेंट supplier in taxable goods of various state of India from its outlet in West Bengal. Aggregate turnover is 35 lakh। तो एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग गुड्स में डील करता है, तो क्या मिल जाएगा, आंसर है इसमें भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 40 लाख की लिमिट आ जाएगी। हाँ, अगर ये वेस्ट बंगाल से बाहर सप्लाई करता है, इंटर स्टेट करता, तो उस केस में इसको लेना पड़ जाता। एक सेकेंड, वेस्ट बंगाल है टैक्सेबल गुड्स इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया, सॉरी, वेस्ट बंगाल से ऑल ओवर इंडिया सप्लाई कर रहा है। ऑल अदर मतलब ऑल ओवर इंडिया कर रहा है, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, तो इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, अगर नहीं करता, सिर्फ वेस्ट बंगाल में सप्लाई करता तो लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है, ऑल ओवर इंडिया सप्लाई कर रहा है, तो इसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। इलस्ट्रेशन 2. एग्जामिन वेदर द liability to register compulsory under section 24 arise in each of independent cases. हमें बताना है कि क्या इन केसेस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं है। पहला है, मीनू अ सप्लायर इन महाराष्ट्र is exclusively engaged in a supply of potato produced out of cultivation of her own land within Maharashtra and also outside Maharashtra। तो एग्रीकल्चरिस्ट हो गई, हाँ सर, तो इस केस में रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, फिर आ गया जीनू ऑयल्स, गुजरात इन engaged in a supply of machine oil as well as petrol. Further it provide intra-state services of refining oil to customer. Total turnover supply of machine oil is इतना, पेट्रोल इतना एंड सर्विसेज इतना। तो लिमिट कितनी होगी हमारी, 20 लाख। 20 लाख, 10, 5 और 6, टोटल कितना हो गया, 21 लाख। ठीक है, तो इस केस में हमें कंपलसरी तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमारा टर्नओवर एक्सीड हो गया, इसलिए हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। और फिर थर्ड है टीलू। टीलू इज वर्किंग एज एन एजेंट, ही इज सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स एज एन एजेंट ऑफ टीकू who is registered taxable person and aggregate turnover does not exceed applicable threshold limit. Invoices to customer are issued in the name of टीलू, मतलब टीलू के पास पावर है अपने नाम पे इन्वॉइस इशू करने का और अपने नाम पे इन्वॉइस लेने का, तो मतलब एजेंट की डेफिनेशन में आ गया। और इस केस में इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इवन इसका जो टर्नओवर है एक्सीड नहीं कर रहा है स्पेसिफाइड लिमिट। फिर
प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन 25, 26, 27 इनमें प्रोसीजर बता रखा है कि कैसे रजिस्टर होना है। ठीक है, कैसे रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, तो मेन पोर्शन खत्म। अब एक काम करते हैं, इसका जो समरी है उससे हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं चैप्टर, इसमें ज़्यादा टाइम देने का फ़ायदा है नहीं। चलिए। मेन जो था इसके अंदर वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब बाकी समरी से पढ़ लेते हैं। वेयर एंड वाई व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, कब और कैसे हमें रजिस्टर करना है। तो वो पर्सन जो कि सेक्शन 22, जिन केसेस में हमारा टर्नओवर एक्सीड कर रहा है और जिनके ऊपर वॉलंटरी सॉरी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, उनको कहाँ पे लेना पड़ेगा? इन एवरी सच स्टेट और यूटी इन विच इज सो लाइबल, जहाँ से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। जिस दिन वो लाइबल हुआ उसके 30 दिन के उस अंदर उसको जीएसटी के लिए अप्लाई कर देना है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, हर स्टेट में जहाँ पे वो रजिस्टर होना चाहता है वहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कम से कम 5 दिन पहले। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में 5 दिन पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और एडवांस पेमेंट जमा करना पड़ेगा। एडवांस पेमेंट किस लिए सर? कि कितना उसका टैक्स जाएगा उसके बेसिस पे उसको एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एंड यूआईएन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में उसके ऊपर फिर सेक्शन 22 और 24 एप्लीकेबल नहीं होगा, जहाँ पे वो खुद वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहा है। ठीक है। ठीक है सर, बट एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया तो सारे प्रोविजन उसके ऊपर भी सेम एज इट इज़ एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद आता है यूआईएन नंबर होता है। यूआईएन नंबर होता है, ये बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन होते हैं, यूएनओ है, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको यूआईएन नंबर इशू किया जाता है ताकि ये रिफंड दे सके। ये जीएसटी नंबर नहीं होता, एक एक रजिस्ट्रेशन नंबर मान लीजिए, बट जीएसटी नंबर नहीं होता। ठीक है, तो उन जीएसटी नंबर की जगह इनको ये दिया जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ताकि इसके बेसिस पे वो रिफंड क्लेम कर सके, क्योंकि इनका आउटवर्ड सप्लाई तो कुछ होता नहीं है। तो जो आईटीसी इन्होंने लिया है इनवर्ड सप्लाई पे, उसका वो रिफंड ले सके। फिर आता है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कब से मानेंगे कि रजिस्ट्रेशन हो गया? तो बोला गया है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, इस दिन लाइबल है। ठीक है, इस दिन लाइबल है, उसके अगर 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज अगर वो एप्लीकेशन डाल देता है, ठीक है, तो इफेक्टिव डेट कब से माना जाएगा? जिस दिन वो लाइबल हुआ। ठीक है, और 30 दिन के बाद एप्लीकेशन करता है, 30 दिन बाद अप्लाई करता है, तो उस केस में जब उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिलेगा उस दिन उसका इफेक्टिव डेट माना जाएगा। एप्लीकेशन सबमिटेड विद इन 30 डेज ऑफ अ एप्लीकेंट बिकमिंग लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, अगर 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देता है जिस दिन वो लाइबल हुआ, ठीक है, तो जिस दिन लाइबल हुआ वही डेट हमारी इफेक्टिव डेट बन जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फॉर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और 30 दिन बात करता है तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ उसको, जिस दिन में रजिस्ट्रेशन इशू हुआ उसको, उस वो दिन हमारा इफेक्टिव डेट माना जाएगा रजिस्ट्रेशन का। फिर
प्रोसीजर दे रखा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। पोर्टल में जाके आपको अपना पैन नंबर डालना है, वो डिटेल्स डालनी है, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब। फिर एक नंबर जनरेट होता है, उसके बेसिस पे फिर इसमें ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल, प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल, कौन कौन से सर्विसेज और गुड्स सप्लाई करेंगे उसकी डिटेल, HSN कोड और SHC डालना होता है, और बैंक डिटेल डालनी होती है। उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट के ऊपर आ जाता है, फिर वो वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर उसको लगता है कि सही है तो फिर वो GST नंबर इशू कर देता है। तो जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा ये। अमेंडमेंट ऑफ अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने एक बार रजिस्टर कर लिया तो हम कोई डिटेल उसमें चेंज ही नहीं कर सकते। जब जब टाइम आएगा तब तक हम उसमें GST नंबर में, GST रजिस्ट्रेशन में चेंज करेंगे। अब इसमें दो कोर फील्ड होते हैं, एक कोर फील्ड होता है, एक नॉन कोर फील्ड होता है। आप ऐसे समझ सकते हो, एक इंपॉर्टेंट फील्ड होता है, एक नॉन इंपॉर्टेंट फील्ड होता है। तो जो नॉन इंपॉर्टेंट फील्ड है, जैसे मोबाइल नंबर अपडेट करना है, ईमेल आईडी अपडेट करना है, उस केस में तुरंत हो जाता है। हाउएवर इन केस कोर फील्ड में चेंज करना है तो उस केस में 15 दिन लेता है। जो डिपार्टमेंट है चेक करता है, 15 दिन के बाद चेक करने के बाद वो फिर अमेंडमेंट इफेक्ट करता है। अमेंडमेंट के साथ GST नंबर दोबारा इशू करता है। ठीक है, तो जस्ट एक बार रीड आउट करना है, और जो इसके क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ओके। ओके सर, चलिए। जस्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार जस्ट रीड आउट कर लेना है आपको। ठीक है। ठीक है सर।